नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। एमसीडी का चुनाव नजदीक आता जा रहा है और जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है बीजेपी सवालों के कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है। कभी तो बीजेपी पे सवाल उठता है कि चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है, तो कभी इन पर सवाल उठता है कि रजिस्ट्री के नाम पर अच्छी खासी लूट ये लोग मचा रहे हैं, और कभी इन पे सवाल उठता है कि एमसीडी में भ्रष्टाचार इन लोगों की तरफ से हो रहा है। तो कुछ ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं मोलरबंद 96 वार्ड में, और हमारे साथ मिशन मंडराल जी मौजूद हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। ये बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं, तो इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है राइट इंडिया प्लस पे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको। सर, बीजेपी डर गई है इसलिए चुनाव टाल रही है, ऐसा आरोप बीजेपी पे लगाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, राजनीति में अगर कोई भी पार्टी विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना। दिल्ली के अंदर एमसीडी का चुनाव अगर कोई टला नहीं है, ना ही कोई चुनाव अभी हमने ऐसा कोई व्यवस्था करी है कि चुनाव को हम स्थगित करें। दिल्ली की जनता के हित के लिए, एमसीडी के विकास के लिए, क्योंकि एमसीडी का काम ज़मीनी स्तर पर जनता के साथ सीधा जुड़ना होता है। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं एमसीडी को इतनी ताकत दी जाए कि एमसीडी जो है जनता के आम जीवन में जो उसका एक संबंध है उसको हम अच्छी तरह कर सकें। ये चुनाव अपनी तरह से होंगे और एमसीडी एक अच्छी व्यवस्थित होकर तरीके होकर निकलेगी, और ये हम आपको आश्वासन दिला देते हैं। और विश्वास लोगों को करना पड़ेगा कि एमसीडी को हमें आगे बढ़ाना है ताकि दिल्ली की जनता का विकास हो सके। सर, तीनों निगमों को एक करने की बात चुनाव से ठीक 1 महीने पहले ही सामने आ रही है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, ये कोई एक नया रात में पैदा हुई बात नहीं है। लगा दिल्ली के अंदर की कुछ ऐसे हमारे एमसीडी हैं जहाँ पर बहुत कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पाती, वहाँ पर रेवेन्यू का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, बहुत गरीब लोगों का तबका एरिया होता है जिसमें हमारे 2 जॉन आते हैं। तो ये लगा कि एमसीडी को हमें सारे कर्मचारियों का विकास हो, एमसीडी को अच्छा एक उसके पास एक धन संबंधी जो उसकी समस्या उसके निराकरण हो। तो उसके लिए हमने नहीं सोचा कि जनता की हमें आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए हमें लगा कि एकीकरण अगर एमसीडी का हो जाए तो इससे खर्चा बचेगा। एमसीडी की जो कहीं आप लगा के देखिए कि 1000 करोड़ रुपए का खर्चा बचेगा तीनों एमसीडी एक होने से, और जनता को सीधा उसका फ़ायदा पहुंचेगा। और ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जनता के हित के लिए जो भी काम हो सके, विशेषकर दिल्ली की जनता जो भी अगर हमारे पास उसके लिए हित के लिए काम होगा हम करेंगे। और एमसीडी का एकीकरण करना भी एक खर्चा बचा के एमसीडी को मजबूत करने के लिए जनता के हित के लिए हमने लिया हुआ कदम है। और ये आने वाले टाइम में समय में आपको लगेगा कि वाकई में ये कदम बहुत अच्छा है और जनता इसको बहुत खुश और अच्छे दिल से स्वीकार करेगी। सर, ये कदम 2012 में क्यों नहीं लिया गया? ये कदम 2017 में क्यों नहीं लिया गया? अब क्योंकि पूरी दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बोलबाला है, तो 2022 में ही ये कदम क्यों उठाया जा रहा है? देखिए, बोलबाला ये तो आप एक तरह से बात कर रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं। इस देश के अंदर आज 80% आबादी पर, जनसंख्या पर भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है। जनता का सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी सेवा कर रही है। आप कहते हो कि भाई डरने वाली बात है, केजरीवाल कोई भूत प्रेत तो है नहीं, कोई इतना बड़ा आदमी तो है नहीं कि उसके बहुत बड़े काम कर रखे हों। एक झूठा मक्कार, लोगों को भ्रमित करने वाला, एक नंबर का, जिसको कहें कि मस्खरा, राजनीति में शब्द कम प्रयोग करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति अगर राजनीति में ये काम कर रहा है, अगर राजनीति में ये काम करने के अपने आप को सिद्ध करना चाहता है, मैं दूध का धुलाऊं बाकी तो सब बेकार है, तो ये जनता को भ्रमित करने वाली बात है, जनता को बगलाने वाली बात है। और ये आरोप, केजरीवाल के आरोप तो बहुत से 70 पेज की रिपोर्ट भी थी, बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लगाए थे, बड़े बड़े लोगों पर आरोप लगा के सिद्ध करना चाह रहा था कि मैं दिखा दूंगा। कहाँ चले गए सारे? तो मैं जनता से निवेदन करता हूँ कि ठीक है कि फ्री का जो सगुफा छोड़ के राजस्व को घाटा पहुंचा के पता नहीं कहाँ से कोई पैदा करके रखेगा, अगर वो कर रहा है तो उसका तो काम है बोलना, बोले। और वही उसकी टीम है। भगवंत मान जैसे शराबी आदमी पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाता है, दिल्ली के अंदर शराब की ठेके खुलवा के लोगों को शराबी बनाता है, दिल्ली को बर्बाद करने पर उतारू हो रहा है, लोगों के घरों के जो है सीधा आक्रमण कर रहा है, लोगों की चूल्हा चौकी महिलाओं के लिए परेशानी का काम कर रहा है। तो ऐसे निकम्मे और नालायक आदमी के बारे में बात करने में ना मज़ा नहीं आता। ये तो दुर्भाग्य है कि ये पता नहीं क्यों इसको लोग पसंद करके इसको कर देते हैं, लेकिन ये सौभाग्य वाली बात नहीं है। सर, झूठा और मक्कार, अभी आपने केजरीवाल जी को कहा, बहुत गंभीर आरोप आप उन पे लगा रहे हैं, तो किस आधार पे ये आरोप लगा रहे हैं? झूठा तो इसलिए बोला है कि जब 2012 में अन्ना के आंदोलन में कैप्चर करके इसने अपने आप को एक बहुत बड़ा अपनी एक इमेज बना दी कि देखो भ्रष्टाचार, कांग्रेस का भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं पैदा हुआ हूँ। और अन्ना के आंदोलन को कैप्चर करके एक राजनीतिक इच्छा पाले हुए आदमी उस अन्ना को, उसके खंजर, अन्ना के खंजर भौं के पीठ में सत्ता भोग ली। इसको राजनीति करनी नहीं थी।
तो ये आदमी वहाँ पर सिद्ध करता है कि इसके शब्द इसके लिए फिट बैठता है। सर, आगे बढ़ने का हक तो हमारा संविधान भी सबको देता है, तो अगर केजरीवाल जी आगे बढ़ गए तो इसमें क्या गलत है? तरीके से बढ़ो ना, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके मत बनो ना। ये झूठ का, ये भ्रम करने का कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे तुम कोई भगवान के बनाए तो आदमी नहीं हो। 140 करोड़ लोगों में से, हिंदुस्तान के लोगों में से आम आदमी में से एक आदमी हो। आम आदमी पार्टी अपने नाम रखा है, लेकिन लोगों को भ्रमित और सपने क्यों दिखाते हो? सच्चाई और धरातल पर चल को देखो ना। आपने डीटीसी और उसको जल बोर्ड का आपने सत्यानाश करके रखा हुआ है। आप उसके लिए, आप फ्री के लिए कहाँ पर लोड पड़ेगा? जनता को तो नहीं लोड पड़ रहा है ना, पड़ रहा है। और जनता कहीं ना कहीं उससे परेशान है। और मक्कार इसलिए कि ये बंदा कहता था कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो डीटीसी बस में घूमूंगा, मेट्रो में घूमूंगा, ऑटो में जाएंगे हम लोग। तो आज उसको देख लो आप, मक्कार वहाँ पे है कि अपनी बात से मुकर के चला जाए। और राजनीति में होता है, लेकिन इतना बड़ा मक्कार कभी नहीं आया। या सर, हम यूँ कह सकते हैं कि वाकई में एमसीडी में भ्रष्टाचार हुआ है और आप लोग तिलमिला गए हैं, इसलिए आप तीनों निगमों को एक करके केजरीवाल की सरकार तोड़ना चाहते हैं। अगर आम आदमी पार्टी का कोई विधायक, कोई पार्षद, अगर वो राजनीति करने के लिए आया हुआ है और वो अपने आप को समझता है कि मैं वाकई में मनुष्य की औलाद हूँ, अपनी माँ से पैदा हुआ हूँ, अपनी बाप की औलाद हूँ, तो सिद्ध करके दिखाए, एक भी आरोप सिद्ध करके दिखाए कि एमसीडी पे भ्रष्टाचार हुआ है, वरना ये कुत्तों की तरह भौंकना बंद करे वो। सर, केजरीवाल को आप झूठा बोल रहे हो, मक्कार बोल रहे हो, क्या उसकी ये गलती है कि उसने लोगों की सुविधा के बारे में सोचा, उनको बिजली फ्री करी, उनको पानी की सुविधाएं दी, महिलाओं की सुरक्षा की सुविधाएं दी? देखो, जनता का भला जिससे होता हो, हम उसकी नीतियों का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आप जो है कम से कम ये तो देखिए कि जो कर, अब मुझे बताइए, एक मजदूर आदमी 500 रुपये दिहाड़ी लेता है और उसको काम मिलता है यहाँ से कम 40 किलोमीटर दूर, 35 किलोमीटर दूर। वो 20-20 रुपये, 25-25 रुपये का टिकट लेके, 50 रुपये का टिकट लेके खर्च करके डेली का खर्च करता है। उसकी आमदनी टोटली, उसकी आमदनी जो है टोटल उसकी 10,000 रुपये उसकी इनकम है, और 10,000 में से 3,000 उसका किराए में जाता है खर्च। तो उस गरीब का हित करो ना। महिलाओं के लिए कराए हम सम्मान की बात है, और कितनी महिलाएं घर से रोज़ निकल के जाती हैं। और यहाँ तो स्थिति यह है कि 10 महिलाएं, 5 महिलाएं स्टैंड पर खड़ी होती है बस की, तो बस वाले बस नहीं रोकते। जो उन्होंने अपने जो एजेंट बना रखे ना, अपने कार्यकर्ता, वो जो सिविल डिफेंस के नाम पर जो अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी दे रखी है, वो बस नहीं रोकते, नहीं घुसने देते औरतों को। जहाँ पर 5-5, 4-4 औरतें खड़ी होती, नहीं बसें रोकते। तो महिलाओं से पूछो ना, माता बहनों से पूछो कि डीटीसी में फ्री होने के लिए तुमको कितना देर इंतजार करना पड़ता है। तो ये हम इसका बात नहीं करें, लेकिन वो इस देश की एक ऐसी प्रथा चालू कर रहा है कि जिसको लोग गलत तरीके से उसका प्रयोग करके आदी ना बनाए। मोदी जी ने जो है अनाज मुफ्त दिया है, जायज़ दिया है ना, लोग देखो आए हैं, लोगों को मिला उसका फ़ायदा, लेकिन हमारे पास कैपेसिटी, हमने उसका विकल्प भी ढूंढा, हमने दिया। हमने 11 करोड़ सिलेंडर मुफ्त दिए। हमने लोगों से रिक्वेस्ट करी कि आप अपनी सब्सिडी छोड़ दीजिए, लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, वो पैसा बचा, हमने 11 करोड़ सिलेंडर गरीब बहनों को दी है। सर, आपने 11 करोड़ सिलेंडर तो मुफ्त दे दिए, लेकिन उनको भरवाएगा कौन? क्योंकि 1,000 रुपये एक सिलेंडर पर है, गरीब लोग कैसे भरवाएंगे? देखिए, अगर आप 2 चीज़ आप ही देख लीजिए कभी भी, आबादी, महंगाई, ये कोई चिराग नहीं है किसी के हाथ में जो हटा सके। मनमोहन सिंह ने तो बोला कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। अब इन्होंने तो, अब इनके पास बेट दिल्ली में लगा के इतना कुछ कर रहे हैं, तो सिलेंडर कम करवा देना, बेट हटा देना, दिल्ली सरकार अपने योगदान दे दे, सिलेंडर के रेट कम से कम 200 रुपये घट जाएंगे। तो उन्हें अपना वेट घटाए ना। दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा वेट हिंदुस्तान की, किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा वेट हिंदुस्तान का दिल्ली में है, उस पर ध्यान नहीं जाता किसी का। वो उसको कम कर दे, सिलेंडर का रेट कम हो जाएगा। और आप रेशो निकालोगे, अगर एक सिलेंडर का कॉस्ट निकाल के चलोगे, रेशो निकालोगे, आप राज्य सरकार को कितना मिलता है और केंद्र सरकार को कितना मिलता है, ये आप देख लीजिए, उसमें आप पता चल जाएगा आपका कितना कितना किसको मिलता है। सर, 4 राज्य तो आप जीत गए, पंजाब क्यों हार गए? लगता है आम आदमी पार्टी भारी पड़ गई आप पे। देखो, ये जो लोग कहते हैं ना, कभी कभी मतलब बहुत हंसी आती है इस बात पे। हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ते थे, वहाँ पे शिरोमणि अकाली दल से हमारा गठबंधन था, और हम गठबंधन को सम्मान करने वाली पार्टी हैं। किसी भी चाहे क्षेत्रीय गठबंधन हो, हम उसको कोई अपमान नहीं करते। वहाँ पर हम सिर्फ एक संगठन, एनडीए के एक हिस्सा शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनाव लड़ते थे। हमारा संगठन वहाँ पर सिर्फ शिरोमणि अकाली दल के साथ में गठबंधन सरकार में होता था। हमको टिकट कितनी, हम लेते कितने चुनाव थे वहाँ पर वोट, जो टिकट ज़्यादा ज़्यादा 5 या 4 या 10। इस बार भारतीय जनता पार्टी जब शिरोमणि अकाली दल एनडीए गठबंधन से अलग हुआ, तो हमने वहाँ पर अपनी ज़मीन खुद पैदा करी है। तो पहली बारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन पंजाब में पूरी तरह से चुनाव लड़ रहा है। अब आगे देखिए,
अगली बार आप अगले चुनाव में देखना विकल्प आम आदमी पार्टी को उखाड़ के फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने कमर कस के बैठा हुआ है। आने वाले टाइम पर आपको दिख जाएगा समिति और बूथ के लेवल पर पंजाब में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी, पंजाब विकास की तरफ जाएगा। और दुर्भाग्य ये है, आप लिख के रख लो, आने वाले टाइम पर पंजाब मेरे ख्याल से आज भारत के 28 राज्यों में से पिछड़े राज्यों के दर्जे में आने वाला है। सर, डॉक्टर वीके जैन जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका ऐसा शक है कि प्राइवेट स्कूलों में राजनीतिक कार्यालय खोलकर राजनीति की जा रही है और शिक्षा के जो मंदिर कहा जाता है जिन स्कूलों को, वहाँ पे राजनीति करना तो गलत है। सर देखो, मास्टर वीके जैन को पहले तो अपना अतीत याद रखना चाहिए। जिस स्कूल पर आज आरोप लगा रहे हैं ना, वो उसी स्कूल में बैठ के वो भी राजनीति करते थे। तो तब उनका ज्ञान कहाँ चला गया था महोदय, मास्टर जी, डॉक्टर वीके जैन जी। और आज आपको लगा कि वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए है क्या? आपको इतने बड़े तो सामाजिक स्तर पर आपका इतना बड़ा तो नहीं है कि आप इतने हो कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाए। क्या षड्यंत्र रच रहे हैं वहाँ पे? क्योंकि उस ब्लॉक में रहते हैं जहाँ पर मास्टर जी रहते हैं, उस ब्लॉक उनका खिसियाने का सबसे बड़ा कारण जैन साहब का ये है। और ये तक वो उन तक ये संदेश पहुँचा देना, वो जिस ब्लॉक में रहते हैं उस ब्लॉक का आदमी उनके साथ में नहीं है। और वो बार बार इस चीज़ को देख चुके हैं, उन्होंने कई कार्यक्रम यहाँ किए हैं, लेकिन इस ब्लॉक का आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और वो इसीलिए खुद तक कहते हैं मेरे खिलाफ साजिश होती है। और ये उनके मनगढ़ंत आरोप है, इसमें कोई दम नहीं है। सर, मकानों की रजिस्ट्री के नाम पर बीजेपी द्वारा एक लूट मचाई जा रही है लोगों के बीच, तो ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी का है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, जो हिंदुस्तान का दुर्भाग्य क्या है कि कौवा कान ले गया, कौवे के पीछे सबक जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, दिल्ली कांग्रेस के निकम्मेपन की वजह से दिल्ली एक अनाथ स्थिति में रह के, दिल्ली का इतना बड़ा जो विकास होना चाहिए था, दिल्ली को स्लम बना के कांग्रेस ने रखा। और उस बात को आम आदमी पार्टी आगे बढ़ा रही है। इनको सत्ता के लिए दिल्ली का विकास नहीं चाहिए, इनको रोहिंग्यास, बांग्लादेशी जितने भी बच जाओ, और दिल्ली को बर्बाद करना है, सिर्फ सत्ता चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर अधिकृत कॉलोनी इतनी भारी मात्रा में है, किसी सरकार ने कदम क्यों नहीं उठाया उनको पास करने का? किसने बोला तक नहीं। अगर 1797 कॉलोनियाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार ने माननीय हरदीप पुरी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अगर ये बनाया है कि हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली राजधानी है, वहाँ पर 1797 कॉलोनियाँ ऐसी है जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जनता के पास नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अधिकृत के नाम पर उनका विकास नहीं हो सकता, सरकारी फंड नहीं लग सकता। अगर हमने उस कदम उठाया हुआ है, शुरुआत होने में टाइम लगता है, व्यवस्था सिस्टम देखना पड़ता है। और ये आरोप जो है ना कि बस उसके नाम पे, रजिस्ट्री के नाम पे इतना पैसा का है, अरे भैया किसने दिया है? डीडी की वेबसाइट में जाके देखो, सबका आपका पैसा दिया हुआ, वो डीडी वेबसाइट में रखा हुआ है, जमा है। वो व्यक्तिगत किसी को आपने कैश तो दिया नहीं। मुझे बता दो एक आदमी किसी को कैश दे दिया हो? आपका डीडी के वेबसाइट में आपका पैसा जमा है, ऑनलाइन आपकी पेमेंट हुई है, डीडी के अकाउंट में आपके पैसा गया हुआ है, तो कहाँ भैया ये भ्रष्टाचार है? उन माँ के लालों से बताओ मेरे प्रभु, कम से कम बता दो कहाँ पर खाली है पैसे, कहाँ भ्रष्टाचार है? क्यों खामखा जनता को भ्रमित करने के लिए झूठे आरोप लगाते हो जिनके सर पाँव ना हो? तो इस बात में दम नहीं है। तो सर, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? कब तक वो उम्मीद करें कि रजिस्ट्रियाँ हो जाएंगी उनके मकान में? देखो, माननीय नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं ना, उसे करते हैं। इस देश के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो उस काम को करने से पहले उसकी पूरी रीति नीति तैयार करके रखते हैं कि हम इस काम को कर सकते हैं, तभी वो नीतियां लागू करते हैं। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि आने वाले टाइम पे दिल्ली में जो एमसीडी, जो अपना जो हमने रजिस्ट्री का, ज़मीनों को रजिस्ट्री का जो हमने मालिकाना हक देने का जो हमने मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार निर्णय लिया है, हरदीप पुरी जी के साथ डीडीए पूरी तरह से लगा हुआ है। और इतना बड़ा अवस्थित क्षेत्र है दिल्ली, इतनी बड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे सारा कुछ देखना पड़ता है। और जनता को विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले टाइम पर आपकी रजिस्ट्री भी होगी, आपको लोन भी मिलेगा, आपका विकास भी होगा। लेकिन ये जो भ्रमित करने वाले लोग हैं जिनके पास कुछ कहने के लिए कुछ नहीं है, इन लोगों की बातों में ना आए और विश्वास के साथ कह सकता हूँ आने वाले टाइम में रजिस्ट्री होगी और अच्छी तरह से रजिस्ट्री होगी और दिल्ली का विकास पूर्णतः होगा। सर, हमने मान लिया मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी कथनी और करनी एक बराबर है, लेकिन जो मोदी जी की योजनाएं हैं वो क्या उनके नीचे जो एमपी हैं, एमएलए हैं, वो जनता तक उनकी योजनाओं को पहुंचाते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी है ना, तो वो एक ज़मीनी कार्यकर्ता से ऊपर उठे हैं। तो जो नीतियाँ हमारी जो ऊपर केंद्र सरकार की जो राज्यों, जो एमएलए और एमपी के जो आप कह रहे हो दिया जाता है, मैं आपको पूरी तरह से कह रहा हूँ कि चाहे मेरा एमपी हो, चाहे मेरी पार्टी का विधायक हो, चाहे मेरी पार्टी का पार्षद हो, वो अपने काम को माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो ऊपर से नीतियाँ हैं, चाहे वो जनधन योजना का हो, चाहे वो गैस सिलेंडर का हो, चाहे वो अपना मोदी जी की जो सुकन्या योजना का हो, चाहे अपना कोई भी अगर मुद्रा लोन का हो, वो एमपी के माध्यम से
वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कैंप लगाए गए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों तक पहुंचाया गया और उस काम को अच्छी तरह जनता तक एमपी के माध्यम से, विधायक के माध्यम से, पार्षद के माध्यम से सुचारू रूप से हमने किया है और हमें इसमें बहुत सी सफलता प्राप्त हुई है। तभी आज ये काम मोदी जी का जो बना है, तभी हमारी जनता तक हमारी पकड़ है, जनता हमें पसंद करती है और जनता हमारी रीति नीतियों को पसंद करके हमारे साथ विश्वास के साथ हमारे साथ खड़ी है। सर, दिल्ली में तो आपने केजरीवाल सरकार पर उपराज्यपाल बैठा दिया, लेकिन पंजाब में तो उनको पूर्ण बहुमत से सरकार उनकी बनी है। पूरे देश में भगवा चल रहा है, लेकिन पीछे पीछे झाड़ू भी तो आ रही है, क्या कहेंगे? मेरे प्रभु महानुभाव जो ये कहते हैं कि हमने बैठा दिया, ये 2014 के बाद राज्यपाल सिस्टम नहीं, लागू पद्धति नहीं हुई है। ये हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद भी जब दिल्ली को राज्य का दर्जा मिला, ये राज्यपाल का व्यवस्था कानून बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे संविधान के अंतर्गत है। हमने नहीं बैठाया। दिल्ली मैंने बोला राजधानी है, यहाँ पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जे का अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली भारत का शान है और यहाँ पर कुछ अधिकार ऐसे रखने पड़ते हैं केंद्र सरकार को, जो कि हमें देश हित के लिए, देश के सम्मान के लिए करना पड़ता है। तो जहाँ तक बात है कि हमने बैठा दिया, तो ये बात सुन के ना अजीब सा लगता है कि हमने बैठा दिया। ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है, राज्यपाल होता है, राज्यपाल के पास अथॉरिटी पावर होती है, लेकिन राज्यपाल भी वही काम करता है जो राज्य सरकार लिख के देती है। अब ये तो बात है गलत है ना जी कि हमने कर दिया, कि मोदी जी के आने के बाद ये हो गया, मोदी जी के आने के बाद वो हो गया। तो भैया गंभीरता से राजनीतिक ये बात वो लोग बोले जो राजनीति के बारे में जानते हों, राजनीति को समझते हों, जो संविधान को जानते हों, वो लोग आरोप लगाएं तो जायज़ बनता है। किसको करना नहीं, मोदी जी ने बैठा दिया एलजी को, राज्य काम नहीं करने देता। उनका तो काम, केजरीवाल तो सुबह उठते ही रोना था कि देखो जी मुझे काम नहीं करने दे रहे। तो कर क्यों रहे हो? इस्तीफा दे के बैठ जाओ ना। तुम तो धरने के आदी हो, तुम तो धरने की पैदाइश हो, आ जाओ ना, करो धरना, बैठो, नहीं करने दे रहे काम। नहीं, मुझे खाना भी नहीं है और पेट भी भरना है। तो जनता को कब के बेवकूफ़ बनाओगे? हे मतलब क्या बोलूँ मैं इनको, केजरीवाल को क्या नाम दूँ, शब्द भी कम पड़ते हैं। तो ये आरोप पड़ते आरोप, इसमें दम नहीं है, राज्यपाल बैठा दिया। और रही पंजाब की बात, पंजाब एक राज्य का दर्जा उसे प्राप्त है और आने वाले टाइम पर राज्यपाल का जो काम होता है वो राज्यपाल करेगा। अब बताने के लिए तो हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या होती है पश्चिम बंगाल में, राज्यपाल हमारा है, धारा 356 लगा के गिरा सकते हैं सरकार। कांग्रेस ने कम से कम सैकड़ों बार कांग्रेस सरकार गिराई है, गैर कांग्रेस सरकारें अपने बलबूते पर ना चलने वाली। भारतीय जनता पार्टी बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान पर विश्वास करती है और इस देश की जनता के हित के लिए चलती है और कभी भी राजनीति पक्षपात के लिए नहीं करती, राजनीति किसी विरोधाभास के लिए नहीं करती, राजनीति कोई प्रतिद्वंदी के लिए नहीं करती, राजनीति देश की जनता के लिए, हित के लिए करती है। हम देश की जनता के सेवक हैं, ना कि हम माई बाप, आका, राजा नहीं हम। केजरीवाल राजा हो सकता है, कांग्रेस राजा हो सकती है जो समझती है जनता को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रधान सेवक प्रधानमंत्री भी है, तो जनता का सेवक और जनता के सेवा के लिए तन मन धन से समर्पित भाव से रहेगा, जो जमीनी कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक बैठा हो कोई भी हो। तो ये कहने वाली बात गलत है। पंजाब का अपना अधिकार है, राज्यपाल जो उसका अधिकार है वो राज्यपाल करेगा। मैं तो चाहता हूँ कि एक शराबी आदमी को वहाँ का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना दिया है और आने वाले टाइम पर कहते कि हमारा जी प्रधानमंत्री बनेगा, जो कि दूर के सवाल ढूंढ लगते हैं। तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ बड़े दुर्भाग्य के साथ कि हे शराब के आदि भगवंत मान जी, ये पंजाब है, वीरों की भूमि है। यहाँ पर देश के लिए शहीद होने वाले बहुत लोग हुए हैं और बहुत लोगों ने शहीद हुए, आज इस देश के सेवा के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हो, आप जो विश्वास जताया है तो आप उनको विश्वास पर खरे उतरना और ये मत कर देना कि जो खालिस्तान और आतंकवाद के बलबूते बाबू वहाँ पर राज्य में जाकर आपको जो जोड़ा गया है तो वो भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए आप सुचारू रूप से करो, अच्छी बात है, आपका अधिकार है, उसको आप पूरे राज्य का अधिकार करिए और आने वाले 5 साल बाद पता चल जाएगा पंजाब कितनी तरक्की पे है। सर, तो माना आपने कि पंजाब की भूमि जवानों की भूमि है, शहीदों की भूमि है और उन्हीं लोगों को आपने खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहा, जिसका जवाब वहाँ की जनता ने आपको दे दिया। देखो, ये बात मैंने कभी नहीं कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि पूरा पंजाब राष्ट्रवादी है, देश प्रेमी है। हमारे सिख बंधु, हमारे हिंदू बंधु जितने पंजाब के रहने वाले निवासी हैं, सब राष्ट्रवादी हैं, देश प्रेमी हैं। लेकिन उसमें चंद लोग हैं, चंद लोगों के लिए पूरे पंजाब के लोगों को मत बोलिए आप। चंद लोग हैं, चंद लोगों की वजह से किसान बदनाम हुए, पंजाब बदनाम हुआ। 1984 में सारे लोग तो गलत नहीं थे ना, सारे तो आतंकवादी नहीं थे, कुछ लोग तो आतंकवादी थे, लेकिन वो उस वक्त एक ऐसा लहर हवा चल गई थी, लोगों के अंदर भावना बन गई थी। तो लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को भावनाओं में डुबाने के लिए वो चंद लोग ही पूरा एरिया गंदा करते हैं, उसका नतीजा हुआ है।
पंजाब के लोग गलत नहीं हैं, लेकिन पंजाब के लोगों के बीच में चंद लोग जो पंजाब की वीर भूमि को, शहीदों के भूमि को, इतने अपने सिख बंधुओं को, अपने पंजाब के लोगों को भ्रमित करते हैं। और वो ये हमारा कहने का मतलब ये है कि मतलब कुछ लोग हैं जो पंजाब का हित नहीं चाहते, पंजाब की जनता का हित नहीं चाहते, अपना एजेंडा, अपना राष्ट्र विरोधी बातें कुछ लोग थोपना चाहते हैं। हमने सारे लोगों को नहीं बोला, और नहीं सारे लोग हैं, सारे लोग वहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग हैं। सर, ये कुछ लोग आप किस कैटेगरी में इनको रखते हैं? कैसे कह सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो किसान नहीं थे, आतंकवादी थे? केजरीवाल जी एक आतंकवादी घर में रात को रुकते हैं, वो कानून आतंकवादी था, पकड़े गए, वो लोग थे। भारत तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े टुकड़े गिरोह के लोग वहाँ पर दाढ़ी बढ़ा के सरदार बने बैठे हुए थे। भारत को बर्बाद करने के सपने देखने वाले लोग वहाँ पर बैठे थे। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वहाँ बैठे हुए थे। अल्लाह अकबर के नाम पर, मुसलमानों के, इस्लाम के नाम पर गलत मुसलमानों को भ्रमित करने के लिए वो नारे लगाने वाले, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इस देश का किसान कौन सा है? जय जवान जय किसान का नारा देने वाला भारत, कौन सा किसान भारत के टुकड़े चाहेगा, भारत की बर्बादी चाहेगा, खालिस्तान चाहेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद करेगा? कौन सा किसान है बोलने वाला, बताइए ना मुझे आप। तो आप उस पर नजर नहीं लगाते। किसान कभी इस देश का बुरा कैसे चाहेगा? जो अन्नदाता है वो भारत तेरे टुकड़े होंगे वालों को साथ देगा, खालिस्तान जिंदाबाद बोलेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा क्या वहाँ खड़े होके? सर, जब आपने ये सब नारे सुने थे, आपको महसूस हुआ था इनमें खालिस्तानी, तो उसी वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ पब्लिक के बीच में, हिंदुस्तान एक तरह से पूरी तरह से यहाँ पर सबको अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, और उस अधिकार की लिमिटेशन जब कोई पार सीमा हो जाती है तो उसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर समय लगता है। ऐसी बात नहीं है कि उस पर आरोप प्रत्यारोप लगा के लोगों ने जो है उस वक़्त जो है बहुत गलत चीज़ फैलाई है। वो चीज़ है, वो लोग नज़रों में हैं, वो लोग टारगेट पे हैं, जिन्होंने इस देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, वो लोग हैं। और आने वाले समय में देश की जनता को इतना ज्ञान तो हो गया है कि वाकई में अभी जो किसान आंदोलन के नाम पर जो हुआ था वो आंदोलन नहीं था, अपनी राजनीति साधने का माध्यम था उन लोगों के लिए जिनकी राजनीति खत्म हो गई थी, और इस देश को अराजकता की ओर, इस देश में नफरत और कड़वाहट फैलाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र था, और ये देश की जनता समझ चुकी है।